साथियों, आज हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के संबंध में चर्चा पुनः करने जा रहे हैं और इसमें हम लगभग पूरी नियमों की चर्चा करेंगे। वैसे पिछले भागों में आप लोग एल्केन के नामकरण की जो सीधी श्रृंखला वाले हैं या पार्श्व श्रृंखला वाले हैं चर्चा कर चुके हैं और उसके नियमों को जान चुके हैं। तो फिर भी हम संक्षेप में उन नियमों को जानेंगे और जो एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं उनकी विशेष रूप से आज चर्चा की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम उन नियमों को जान लें। जब एल्केन का नामकरण करना होता है तो हमें सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। ये सबके लिए है। और जब दो श्रृंखलाएं समान होती हैं तो हम उस श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं। और कार्बन परमाणु का क्रमांकन करना होता है। इसके बाद क्रमांकन हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से यदि एक प्रतिस्थापी है तो उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी सबसे पास में हो, निकटतम हो। इसके लिए दूसरा नियम है, यदि कोई किसी श्रृंखला में दो या अधिक प्रतिस्थापी हैं तो वहाँ पे हम न्यूनतम योग का नियम पालन करते हैं। यानी जो जितने प्रतिस्थापी हैं उनसे जुड़ने वाले कार्बन को जो अंक मिलते हैं उनका जोड़ करते हैं और जिस दिशा से जोड़ कम आता है वो उस दिशा में हम क्रमांकन करते हैं। नाम लिखने के लिए हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के परमाणुओं की संख्या के अनुसार हम एल्केन निर्धारित करते हैं। जनक एल्केन यानी जो मूल एल्केन माना जाता है वो माना जाता है जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है उसमें जितने कार्बन हैं उनकी संख्या के आधार पर हम मूल कार्बन जो मूल शब्द लेते हैं, यानी जो जनक एल्केन मानते हैं जिसको। जैसे मान लीजिए आपकी 6 कार्बन वाली श्रृंखला है तो हेक्सेन होगा जनक एल्केन, 8 है तो ऑक्टेन होगा, 9 है तो नोनेन, 10 होगा तो हेप्डेकेन। इस तरह से हम जनक एल्केन मान लेते हैं। अब जनक एल्केन में लगे हुए प्रतिस्थापियों के नाम लिखते हैं और जो प्रतिस्थापी हैं उनके नाम लिखते हैं अपन पूर्व लग्न के रूप में। पूर्व लग्न मतलब पहले लगता है जी। मान लीजिए वे 5 श्रृंखला का जनक एल्केन है, मतलब 5 कार्बन का जनक एल्केन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। अब इसमें 5 श्रृंखला के रूप में मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो हमें मैथिल लिखना पड़ेगा इसकी पहली, और किस कार्बन पर जुड़ा है वो हमें देना पड़ेगा उसकी और पहली। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ 2, क्योंकि ये दूसरे नंबर के कार्बन पे है, उसके बीच डैश लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 मैथिल पेंटेन। योजक चिन्ह लगाना होता है हमें अंको शब्द के बीच में। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उनके नामों को हमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक मैथिल समूह है, एक एथिल समूह है। तो यहाँ पे एथिल ई से शुरू होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम लेना है आपको। और मैथिल एम से शुरू होता है तो पहले एथिल आएगा और बाद में आएगा मैथिल। तो यहाँ पे हमें पहले एथिल लिखना है फिर मैथिल लिखना है। तो नाम हो जाएगा 3 एथिल, क्योंकि तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल हेप्टेन। यहाँ पे ये और ध्यान रखना है कि अंक और शब्द के बीच में हमेशा योजक चिन्ह लगाना है, चाहे आगे हो या पीछे हो। यहाँ पे देखिए 3 के बाद एथिल लगाया हुआ है तो यहाँ पे हाइफन लगेगा। यहाँ पे एथिल के बाद फिर नंबर आया तो हाइफन फिर लगेगा, 2 के बाद फिर शब्द आया तो फिर हाइफन लगेगा। इसको अपना बार बार योजक चिन्ह को लगाना होता है और इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना पड़ता। मैथिल हेप्टेन के बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। कभी कभी समान प्रतिस्थापी एक से अधिक बार आते हैं, माने बार बार एक ही प्रतिस्थापी है तो हमें उसका नाम बार बार नहीं लिखना है। उसके लिए हमें 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैथिल समूह 3 बार जुड़ा हुआ है, 3 पे, 4 पे और 5 पे। तो यहाँ पे हम इसका नाम इस तरह लिखेंगे 3, 4, 5 ट्राई मैथिल ऑक्टेन। यहाँ ध्यान रखना, एक से अधिक अंक जब लिखती है तो उनके बीच में हमें कॉमा लगाना है, कॉमा 3, 4, 5। इसके बाद अंक के बाद जब शब्द शुरू करते हैं तो हमें फिर डैश लगाना है, 3, 4, 5 ट्राई मैथिल ऑक्टेन। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रखना। तो ये एल्केन के नाम हो गया। अच्छा, अब यदि 2 प्रतिस्थापियों की स्थितियाँ दोनों दिशा से अलग अलग दिशाओं से समान आ रही हों, तो मान लीजिए 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हैं और दोनों दिशाओं से जोड़ने पे इनका योग भी समान आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए इधर से जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी देखिए इसको 3 मिल रहा है, इसको 6 मिल रहा। तो जोड़ तो इसका भी 3 और 6 9 होगा।
इधर से देखेंगे तो 6 और 3 9, ये दोनों तरफ से जोड़ तो 9 होगा। तो यहाँ पे न्यूनतम योग के नियम तो दोनों तरफ एक जैसा है। तो यहाँ पे हम कौन सी दिशा को लेंगे, तो यहाँ ये निर्धारित करना है हमें कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, यानी इसको पहले लिखना है तो पहले हम कम अंक लिखेंगे। तो यहाँ पे चूँकि एथिल पहले है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो हम पहले एथिल लिखेंगे। तो एथिल को कम नंबर देंगे, यानी 3 नंबर देंगे एथिल को, और इसको देंगे 6 नंबर। तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। अब यदि शाखित एल्किल समूह है, यदि जो आपका जो शाखा जुड़ी हुई है पांच श्रृंखला वो भी शाखित है, यानी वो भी थोड़ा जटिल है, उसमें भी 5 श्रृंखलाएँ लगी हैं, तो उसका नाम हम उन्हीं नियमों के आधार पर पहले निर्धारित कर लेते हैं जिन नियमों के आधार पर हम एल्केन का नाम लेते थे। लेकिन इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें कार्बन परमाणुओं को क्रम 1 नंबर वहीं से देना है जहाँ से वो मेन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। जैसे मेन श्रृंखला ये है आपकी, और ये जो समूह है इसमें वैसे जोड़ते कार्बन तो कितने होते, 1 2 3 4 5 कार्बन होते, लेकिन यहाँ पे जो 5 श्रृंखला में इस कार्बन से जुड़ा है दूसरे नंबर से, इसलिए हम इसको ही 1 नंबर देना अनिवार्य है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, बाकी सारे नियम ऊपर जैसे ही हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इसको 1 नंबर देंगे तो ये 4 कार्बन हो गए, तो ये हो गया ब्यूटेन। चूँकि इसमें ये जुड़ा हुआ है एक, यानी एक हाइड्रोजन कम है इसकी, तो समूह है तो ये लो हो गया जी। पता है ना, ब्यूटेन से ब्यूटेल कब बनता है, जब उसका एक हाइड्रोजन कम हो जाता। तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन यहाँ कम है जिससे जुड़ा हुआ है, तो ये ब्यूटेल हो गया। अब इसमें इसका और नाम क्या बनेगा, आप देखिए 1 नंबर पे मेथेन जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, और 3 पे भी मेथिल जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1,3 डाई मेथिल ब्यूटेल। ठीक, यदि सामान्य होता ये तो क्या होता, 1,3 डाई मेथिल ब्यूटेन होता, लेकिन ये आपका प्रतिस्थापी है, ये एल्किल मूलक है, एल्किल समूह है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1,3 डाई मेथिल ब्यूटेल हो जाएगा। और दूसरा इसको क्या करना होता है, जब हम नाम लिखते हैं तो इसको कोष्ठक में लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है, आप बीच में लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें। इसलिए हम जो भी 5 श्रृंखला वाले एल्किल समूह हैं उनको हम उनके नाम को कोष्ठक में लिखते हैं। प्रतिस्थापी समूहों के रूढ़ नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम जब प्रतिस्थापी कोई आइसो या नियो होता है, जैसे आइसोब्यूटेन है या नियोब्यूटेन है, नियोपेंटेन है, मान लीजिए आइसोब्यूटेन है, तो इसका जो आइसो नाम है आइसोब्यूटेन, तो ये पूरा नाम एक मूलक का माना जाएगा, और इसमें जब वर्णमाला क्रम लगाएंगे तो वो आई से शुरू होगा, बी से न मान के वर्णमाला क्रम कहाँ से लेंगे, हम आई से लेंगे। इसी तरह से नियो में वर्णमाला का क्रम हम, जैसे मान लो नियोपेंटेन है तो वर्णमाला का क्रम कहाँ से लेंगे, अपन एन से मानेंगे इसको, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है, इनको तो हम लेंगे आइसोनियो को मूल एल्किल समूह में, लेकिन यदि उसमें द्वितीयक या तृतीयक लगा हुआ है, यानी उसमें सेकेंडरी और टर्सरी लगा हुआ है, तो इसको हम इसका भाग नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए सेकेंडरी ब्यूटेन है, मान लीजिए सेकेंडरी ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो जी सेकेंडरी इसका हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक कल जो क्रम होगा वर्णमाला क्रम वो बी से स्टार्ट होगा। मान लीजिए टर्सरी हेप्टेन लिखा है, तो यहाँ पे हम एच से शुरू ना कर, वो एस से शुरू करेंगे, टी से शुरू नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों में अंतर है। इसको इस तरह याद कर लेंगे आप कि आइसोनियो तो उसमें शामिल है, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी उसके नाम में शामिल नहीं है। ये कुछ नियम है। यहाँ पे देखिए एक इस तरह का एग्जाम्पल है, इसको हम कैसे लिखेंगे। ये
यहाँ पे एक नियम और है, ध्यान रखना है आपको। ये थोड़ा सा लगभग 10 कार्बन है इसमें। देखिए यहाँ पे हम 2 श्रृंखलाएँ हैं इसमें। आप इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 आते हैं और इधर से भी 10 आते हैं। इधर से भी गिनेंगे तो 10 आते हैं। ये भी 10 हैं और आप ऐसे गिनेंगे ये भी 10 हैं। अब हम इसको लेंगे, इसको लें। इसके लिए एक नियम याद कर लें आप कि हम इसको काउंटिंग या माने इसकी जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यदि दोनों तरफ से समान आ रही है तो उस श्रृंखला को चुनेंगे जिसमें अधिक पार्श्व श्रृंखलाएँ हों, जिसमें साइड चेन की संख्या ज़्यादा हो। जैसे हम इधर से गिनते हैं तो इसमें साइड चेन एक तो ये लगी है, एथिल समूह लगा हुआ है, एक ये साइड चेन लगी है। तो इस तरह से गिनते हैं तो केवल 2 पार्श्व श्रृंखलाएँ दिखती हैं, एक 3 पे एक 5 पे। अब यदि हम यहाँ से गिनते हैं तो यहाँ से गिनते हैं तो एक ये हो गई पार्श्व श्रृंखला, एक ये से 2 ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो यदि हम इस दिशा में गिनेंगे तो 3 पार्श्व श्रृंखलाएँ हैं। तो हम पर ये वाला सही मान है जिसमें 3 पार्श्व श्रृंखलाएँ हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए नाम इधर से देंगे आप, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला यहाँ से नज़दीक हैं। यहाँ पे वही न्यूनतम योग का नियम लागू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पार्श्व श्रृंखलाएँ मैथिल समूह कितने पे, 3 पे 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं और 5 पे एक ये बड़ा सा समूह जुड़ा हुआ है। ये कौन सा है, 2 एथिल ब्यूटिल है, क्योंकि 1 2 3 4 हैं इसमें, 2 नंबर पे एथिल समूह जुड़ा है। यहाँ पे नंबर कहाँ से देना पड़ेगा, इसको यहाँ से देना पड़ेगा नंबर, ध्यान रखना। देखिए फिर से इसको देख लीजिए, ये हमने ये अंक जो है ना, नीले अंक, ये इसके लिए काउंटिंग के लिए लिखे हुए थे। अब हमने ये फाइनल मान लिया क्रमांकन, मेन सीरीज का तो क्रम ये हो गया फाइनल। अब इस सीरीज को देखेंगे, इसमें नियम क्या है आपको पता है ना, अभी बताया ऊपर कि जहाँ से ये पार्श्व श्रृंखला माने मेन श्रृंखला जुड़ा हुआ है उस कार्बन को ही नंबर 1 देना है आपको। इसको नंबर 1 देंगे तो ये इस तरह से 1 2 3 4 ये नंबर होंगे इसके लिए फाइनल। अब इसमें पार्श्व श्रृंखला एथिल समूह जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे, तो इस मूलक का नाम क्या होगा, 2 एथिल और 4 कार्बन है, यानी तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। 2 एथिल ब्यूटिल हो जाएगा ये। अब नाम क्या होगा, 2 एथिल ब्यूटिल कहाँ जुड़ा हुआ है ये, इसमें मेन श्रृंखला में 5 नंबर पे जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 2 एथिल ब्यूटिल और फिर हो जाएगा 3 डाईमेथिल, और ये 10 कार्बन है इसलिए नाम हो जाएगा डेकेन। सही नाम हो गया 5 2 एथिल ब्यूटिल 3 डाईमेथिल डेकेन। ये इस तरह का इसका नाम हो जाएगा। यहाँ देखिए एक और आपने ध्यान रखना है, इसमें जो डाई ट्राई टेट्रा लगी रहते हैं इनको भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं लेते। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा एम को, तो यहाँ पे ई को करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपको। क्या क्या शामिल नहीं करना है आपको, डाई ट्राई टेट्रा शामिल नहीं करना है, हमें सेकेंडरी टर्सरी भी शामिल नहीं करना, हमें डाई ट्राई टेट्रा ये शामिल नहीं करना, सेकेंडरी टर्सरी शामिल नहीं करना। शामिल कौन सी करना है, हमें आइसो और नियो शामिल करना है, ये शामिल हैं, जबकि ये शामिल नहीं है। ये 4 डाई ट्राई टेट्रा शामिल नहीं है और सेकेंडरी टर्सरी भी शामिल नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, वैसे आप लोग इन एग्जाम्पल्स को शायद पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक जो आइसो वाला दिया है इसलिए हम इसको देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो श्रृंखलाएँ हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला तो यही होगी इसकी। इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। सबसे लंबी श्रृंखला यही है 10 की। इसमें ऊपर देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये आइसोप्रोपिल समूह, आइसोप्रोपेन है, ये आइसोप्रोपिल है। और ये हुए कौन सा, ये देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटिल है। यदि हम इसको सेकेंडरी ब्यूटिल लिखते हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो चूँकि सेकेंडरी तो इसमें शामिल नहीं करना है, आपको क्रम किसका लेंगे, बी का, ब्यूटिल। ब्यूटिल बी से शुरू होता है, बी ध्यान रखना है, ब्यूटिल बी से शुरू होता है, वी से नहीं होता।
और यहाँ पे आइसो का आई लेना है। ये हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटिल 4 आइसो प्रोपिल डेकेन। इस तरह के बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप देख लीजिए। ये लंबा हो जाएगा वीडियो अगर हम सबको बताएंगे तो। अब देखें आप चक्रीय यौगिकों का नामकरण। एकल चक्रीय संतृप्त यौगिकों को कैसे नाम देते हैं, माने जो एलिसाइक्लिक यौगिक हैं, एक चक्र है इनमें और ये कैसे हैं, पूरे संतृप्त हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इनके नाम हम सीधी श्रृंखला वाले एल्केनों की तरह ही लिखते हैं। उनमें केवल साइक्लो प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, साइक्लो पूर्व लग्न इसमें ऐड कर देते हैं। 5 कार्बन वाला है तो पेंटेन होगा, लेकिन ये चूँकि चक्र है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन वाला है तो साइक्लोहेक्सेन, 4 वाला है तो साइक्लोब्यूटेन, 3 वाला है तो साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से ये नाम हो जाएंगे। अब यदि हम इसमें कोई 5 श्रृंखला पाते हैं तो 5 श्रृंखला वाले यौगिकों के लिए हम उसी तरह के नियम लागू करते हैं जैसे हम खुली श्रृंखला वालों के लिए लागू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 2 5 श्रृंखलाएँ जुड़ी हुई हैं। एक यहाँ पे आपको देखिए मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और ये 3 कार्बन वाला है तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रोपिल समूह हो जाएगा। अब नंबरिंग पे ऐसी करेंगे हम, न्यूनतम योग का नियम लगाते हुए इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग 1 2 3 हो जाएगा इधर से। अब ये आप इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3, लेकिन इधर से हम क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब 2 तरफ से आप गिन सकते हो तो आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कम अंक देना है आपको। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा कम, मेथिल पहले आएगा क्योंकि एम से शुरू होता है, ये पी से शुरू होता है, तो इसलिए हम इसको सही मानते हैं। 1 मेथिल को ही देंगे, 1 2 3 ये नंबर आपका सही रहेगा। तो नाम हो जाएगा 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा, 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। दूसरा देखिए इसमें भी एक साथ यहाँ पे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं पहले नंबर पे, और ये एथिल समूह है। अब यहाँ पे न्यूनतम योग का नियम लगाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 1 + 3 ये हो जाएगा 5। इधर से यदि हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 ये हो जाएगा 1 + 3 + 3 ये हो जाएगा 7। इसलिए ये दूसरा वाला गलत है, ये पहला वाला सही है। तो आप इस नियम से चलेंगे, ये नियम ये आपका काउंटिंग ये रहेगी 1 2 3। तो यहाँ पे 2 मेथिल हैं और यहाँ पे एक एथिल है। अब देखिए यहाँ पे एथिल है, यहाँ पे मेथिल है, तो मेथिल बाद में आएगा, एथिल पहले आएगा, क्योंकि वर्णमाला क्रम में एथिल पहले है। तो इसका नाम क्या होगा, 3 एथिल 1 1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। 3 एथिल 1 1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब हम क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखेंगे। कैसे लिखते हैं इनको देखिए। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपको पता है क्या होते हैं। क्रियात्मक समूह वे परमाणु या मूलक होते हैं जो कि यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, यानी उसको विशेष पहचान दिलाती हैं। तो पहले हमें श्रेणी में क्रियात्मक समूह की पहचान करना होती है और प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न और पूर्वलग्न निर्धारित हैं, तो उसको देखना है हमें। तो अगर यदि एक क्रियात्मक समूह है तो वो हमेशा अनुलग्न के रूप में आएगा, यानी सफिक्स के रूप में आएगा, उसका नाम एल्केन के नाम की आगे रहेगा बाद में। और क्रमांकन उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सबसे कम अंक मिलें। ध्यान रखें एक क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं। और फिर एल्केन का नाम लिखते हैं और पूर्वलग्न के रूप में यदि कोई प्रतिस्थापी एल्केन समूह है तो उसका नाम लिखते हैं। और फिर क्रियात्मक समूह को हमेशा एल्केन समूह पर वरीयता दी जाएगी,
और इसका नाम हमेशा बाद में ही लिखा जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, ये यहाँ पे 8 कार्बन वाली एक श्रृंखला है और इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, एक मेथल समूह जुड़ा है। तो जो हाइड्रोक्सिल है ये आपका क्रियात्मक समूह में है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। ये चूँकि रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है तो इसलिए इसको हम वरीयता देंगे। और इसके लिए इस टेबल में देखेंगे तो इसके लिए जो अनुलग्न है वो है ऑल। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे आप देखिए, क्रमांक किधर से देंगे, क्रमांक इधर से तो देंगे नहीं, इधर से पास में आएगा तो इधर से ही देना पड़ेगा। 3 इधर से करेंगे तो 6वें नंबर पे आएगा ये। अब बाकी जो एल्केन है, बाकी जो आपका है इसका नाम उसी हिसाब से लिख लेंगे। क्या आएगा ये 6 मेथिल ऑक्टेन, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं देना है, 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। यहाँ पे ऑक्टेन में केवल आपको ई हटाना है, यहाँ पे ऑक्टेन में से केवल ई हटाना है। अगर लास्ट में होता तो ई लगा रहता, बाकी ये हो जाएगा 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। ये एक प्रतिस्थापन, अगर ये क्रियात्मक समूह है तभी नियम चलेंगे। यदि बहुक्रियात्मक समूह है युक्त यौगिक हैं, यानी इनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। अब हम बहुक्रियात्मक समूह यौगिक माने जो बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक हैं उनके नामकरण के लिए कुछ नियम देखेंगे। इनको सबसे पहले आपको उनकी वरीयता देखना पड़ेगी और वरीयता का क्रम आप पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। इसके क्रम के आधार पर जो वरीय समूह होगा, जिसकी वरीयता ज़्यादा होगी, उसको ही हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, बाकी शेष को प्रतिस्थापी मानेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्किल समूह है या फेनिल समूह है या हेलोजन है, नाइट्रो समूह है, एल्कोक्सी समूह है, ये हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में ही लिए जाते हैं और इनके नामों को पूर्व लग्न के रूप में ही लिखा जाता है। इनको ध्यान रखना है, इनको कभी क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं लेते हैं। कौन कौन से, आपका एल्किल समूह है, फेनिल समूह है, फेनिल समूह को पीएच भी लिखा जाता, हेलोजेंस हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, नाइट्रो समूह है, एल्कोक्सी समूह है, ये हमेशा पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाते हैं। इनके मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में इनको नहीं लेते हैं। उदाहरण देख लें आप, जैसे यहाँ पे दिया है, इस यौगिक को देखें तो इसमें 2 समूह दिख रहे हैं। एक तो ये कीटोन समूह है, दूसरा है अल्कोहल समूह। तो हम टेबल में देखते हैं तो इसमें एल्किल समूह माने इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है उस पर कीटोन समूह को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, माने कीटोन समूह आगे है, तो वरीयता में कीटोन समूह पहले आता है, इसलिए ये मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाएगा और हाइड्रोक्सिल समूह OH को हम प्रतिस्थापी मानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसका नाम हम अनुलग्न यानी सफिक्स के रूप में लिखते हैं और जो कम वरीयता वाले होते हैं एल्किल समूह और जो समूह होते हैं उसको हम पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमें दोनों को ध्यान देना है। टेबल में दोनों चीज़ें दी हैं, पूर्व लग्न भी दिया है, अनुलग्न भी दिया है। तो पूर्व लग्न कब लगेगा, पूर्व लग्न तब लगेगा जब ये कम वरीयता वाला हो, अनुलग्न लगेगा जब ये मेन मुख्य वरीयता में हो। तो यहाँ पे कीटोन का लगेगा अनुलग्न, यानी कीटोन का लगेगा सफिक्स यानी ओन लगेगा, कीटोन का लगेगा ओन और हाइड्रोक्सी का लगेगा हाइड्रोक्सी, OH का हाइड्रोक्सी लगेगा।
वैसे जब OH मुख्य क्रियात्मक समूह में होता है तो क्या लगता है उसका, और लगता है। यहाँ पे चूंकि मुख्य में तो कीटोन है इसलिए कीटोन का ऑन लगेगा, इसका पूर्व लगने लगेगा हाइड्रोक्सी। तो देखिए इस नाम को यहाँ पे इसका नाम होगा देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है 2 नंबर पे। हमें इधर से 2 देना पड़ेगा क्योंकि ये प्राथमिक मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसलिए गिनती हमें इसकी तरफ से करना होगी जिसमें कीटोन को कम नंबर मिले। एल्कोहल का ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे, फिर हमें वो न्यूनतम योग का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे जब मुख्य क्रियात्मक समूह यानी एक जो वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह है केवल उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे 2 पे आएगा कीटोन और ये 9 पे आएगा हाइड्रोक्सी यानी एल्कोहल समूह। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 9 हाइड्रोक्सी और ये नोनेन 2 ऑन, इस तरह का नाम हो जाएगा 9 हाइड्रोक्सी नोनेन 2 ऑन। यहाँ पे हाइड्रोक्सी और नोनेन के बीच में यहाँ पे ये डैश नहीं लगेगा, 9 हाइड्रोक्सी नोनेन 2 ऑन। ऐसे यहाँ पे एक और ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए इसमें एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको यहाँ ध्यान रखना है, ब्रोमीन को हम क्रियात्मक समूह के रूप में नहीं लेते हैं, जबकि हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्रियात्मक समूह के रूप में लेते हैं, इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। इसमें इसको हम सफिक्स के रूप में लिखते हैं, अनुलग्न के रूप में लिखते हैं और ब्रोमीन को प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको देखिए आप हम वरीयता निर्धारित हो गई, वरीयता इसमें आपको डबल बॉन्ड को देना है तो नंबर भी इधर से ही देंगे 1 2 3। और डबल बॉन्ड चूँकि 2 कार्बन पे होता है तो किसको गिनेंगे हम, जो कम वाला है उसको गिनेंगे। तो अब 1 पे डबल बॉन्ड गिनेंगे और 3 पे ब्रोमो समूह गिनेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको चूँकि प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो, क्या है ये 3 कार्बन है तो 3 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। और नंबर 1 पे ईन लगा है, इसके लिए ईन लगेगा तो 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 ईन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब यदि एक ही समूह माने एक ही प्रकार का समूह है, एक से अधिक बार आता है, माने एक ही क्रियात्मक समूह एक से अधिक आता है, तो वो हम बेसिस में नियम लागू करेंगे, डाइटाइट्रेटर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है आपका 1, यहाँ चूँकि 2 हैं तो 1 2 ही होगा, इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, तो ये 2 है तो एथेन हो जाएगा। और ये मुख्य क्रियात्मक समूह है इसलिए यहाँ पे ऑल आएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑल आएगा क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाइऑल। क्या हो जाएगा, एथेन 1 2 डाइऑल। जब कभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एल्केन का ना भी हट जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ये आया 2 डबल बॉन्ड आए यहाँ पे, इसका एन भी हट जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 2 3 डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, कहीं से भी नंबर आप दे दीजिए। तो ये 1 और 3 आएगा तो हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाइईन। वन 3 डाइईन, इस तरह का आ जाएगा जी नाम। और भी देखिए ये एक 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। इसमें देखिए इसमें 2 कीटोन समूह आए हुए हैं तो इधर से नंबर देने पे ही कम रहेगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन
2,4 डाइऑन। हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है, जो कार्बोक्सी समूह होते हैं जिनमें कार्बन होता है, उन समूहों को हमेशा उस समूह का जो कार्बन है उसकी गिनती होती है, वो गिनती में शामिल होता है। और जब भी कार्बोक्सी समूह होता है तो ये मेन ग्रुप में रहता है, इसकी वरीयता सबसे आगे है और इसको हमेशा नंबर 1 ही मिलता है। तो यहाँ पे एक तो कार्बोक्सिल अम्ल समूह है और दूसरा एक कीटोन समूह है। 2 समूह यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम को पता ही है आपको, एक अम्ल होता है इसका। और ये कार्बोक्सी होता है, ये इसको माने जो कीटोन है वो ऑक्सो होता है, इसको ऑक्सो या कार्बोक्सो लिखा जाता है। तो ये ऑक्सो समूह है, तो 5 पे ऑक्सो समूह लगाया तो ये हो जाएगा 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल। क्योंकि एक हमेशा 1 नंबर पे ही आता है, इसलिए यहाँ पे इसकी गिनती लिखना आवश्यक नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सो उपयोग क्यों किया जाता है आपको पता है, ये बरीय नहीं है। प्रथम वरीयता वाले को अनुलग्न लगाते हैं और उसके बाद वालों सब में पूर्व लग्न लगाते हैं। जब 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो आपको ये देखना है, तो इसमें किसको वरीयता देंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा हम डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, इसको वरीयता देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को दूसरे नंबर पर रहता है। तो यहाँ पे गिनती कहाँ से लेंगे अपन? जहाँ से डबल बॉन्ड को कम मिलते हैं अंक। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, 1 पे हो गया, 3 पे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सा 1,3 डाइईन 5 आयन। ये क्रम है क्रियात्मक समूह, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध, फिर प्रतिस्थापी, पार्श्व श्रृंखला। इस तरह से आपको देना है। सबसे लंबी श्रृंखला के चयन के समय हम इनकी उपस्थिति को देखते हैं। इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। श्रृंखला छोटी भी हो सकती है। जब भी ये जो क्रियात्मक समूह हैं या द्विबंध त्रिबंध हैं, अगर किसी श्रृंखला में यदि नहीं आते हैं, छूट जाते हैं, तो वो श्रृंखला बड़ी भी होगी तो अभी मान्य नहीं है। सबसे बड़ी श्रृंखला में कौन सी चुनना है? जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी जो भी हैं उस श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तब तो उस श्रृंखला में उनको शामिल होना जरूरी है, चाहे वो श्रृंखला बहुत छोटी क्यों ना हो। उसकी लंबाई को हमें क्या ध्यान देना है? यह ध्यान देना है कि कम से कम इनको शामिल होना चाहिए श्रृंखला में। जैसे यहाँ पे देखिए, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे यदि हम इस तरफ से गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 का आता है। लेकिन इसमें ये डबल बॉन्ड आपको शामिल नहीं है, डबल बॉन्ड बाहर हो जाता जी। तो ये मान्य नहीं है, ये सही नहीं है। आपको सही कौन सा लेना है? आपको ये डबल बॉन्ड शामिल करना है। इसको शामिल करते हुए ये सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है। भले इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, फिर भी ये मान्य नहीं है। सही होगी ये वाली, यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि 1 से अधिक द्विबंध या त्रिबंध हैं तो श्रृंखला में सभी को शामिल होना चाहिए। इनको हमें सभी को शामिल करके सबसे लंबी श्रृंखला बनाना है, चाहे वो छोटी क्यों नहीं हो। यहाँ पर जैसे 2 हैं तो इधर से हमको इधर से ही करना है, हम इसको सीधा नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे हमें क्रमांकन में न्यूनतम योग का नियम पालन करना होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नंबर हैं, उनको काउंट करना होगा। इधर से गिनते यदि हम, तो ये योग ज़्यादा आता, इधर से गिनने पर योग कम आ रहा है। तो ये जो क्रमांकन है कौन सा सही है? इधर से हमने जो दिया ये नियम सही है, क्योंकि इधर से देते तो कितना टोटल आता? 1 और 5।
इसमें एक डबल बॉन्ड छोड़ दिया लगता है। हाँ, इसकी बात करें यहाँ से देखिए, ये तो इधर से कितना आता देखिए, इसको देख लें पहले ऊपर वाले को। इसमें देखिए यदि हम इसको इधर से नंबर देते तो इसमें आता 1 2 3 4 और 5, तो 1 और 4 आता ये। इधर से दिया तो इधर से आया 1 और 3, तो ये वाला सही है, 1 और 3 वाला ये सही है। इसमें देखिए जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, स्थिति दोनों तरफ से समान है, तो हम वरीयता वाले को ध्यान देंगे, यानी हम डबल बॉन्ड पर ध्यान देंगे। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ से देखिए इसको इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है, और इधर से डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, इसको 1 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है, इसको 1, इसको 5। तो हमें इसको ध्यान देना है क्योंकि डबल बॉन्ड को वरीयता है, तो डबल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए। ऊपर वाला गलत इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे न्यूनतम योग का पालन नहीं करना है आपको। जब एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं, ऐसे में हमें इन या आयन वाला ई भी छोड़ देते हैं, लास्ट वाला जो बीच में आता है उसका ई छोड़ देते हैं। कैसे? यहाँ पे जब बीच में लिखते हैं ना ब्यूटा 1,3 डाइईन है, इसके तो ठीक है। जब बीच में कहीं ईन लिखना पड़ता है, जैसे ईन फिर आयन, तो यहाँ का ईन का ई छोड़ देते हैं। जैसे बीच में आयन लिखना है आपको, तो हम इसका ई छोड़ देते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो यहाँ पे देखना है, ये जो हमने कुछ समूह लिखे हुए हैं, एल्डिहाइड समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, हेमाइड समूह है, ये जो समूह दिए हुए हैं, इन समूहों में कार्बन को हमेशा नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। इसी कार्बन से ही हमें शुरू करना है। यही ये दिया है इधर। अब यहाँ यह ध्यान रखना है कि जब ये इसमें से एक से अधिक ऐसे समूह होते हैं तो इनमें इनकी वरीयता भी ध्यान रखना होती है। जैसे COR समूह है, तो अब ये इसमें जो वरीयता है उसको वरीयता देना होगी, तो फिर ये द्वितीयक समूह में आएगा। ये ध्यान रखना है, जब भी ये प्राथमिक समूह में आते हैं तो इनके कार्बन के क्रमांक को हम इसके 1 से शुरू करते हैं, लेकिन ये द्वितीयक में आते हैं तो फिर उनको अलग से नियम है उसके। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इस एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे दोनों हैं, ये COS समूह भी है और ये यहाँ पे ये नंबर 1 पे आएगा और ये आएगा आपका नंबर 3 पे। उसमें 2 डबल बॉन्ड शामिल है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को भी इसमें शामिल करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी, और ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए हम इसमें ब्यूट लिखेंगे। 3 कार्बोक्सी 2 माने 3 कार्बोक्सी हो गया। फिर अपन इसका एल्केन का नाम लिखेंगे, और फिर अपन लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे, और फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्रम देखते हैं, इसको क्रम को याद कर लीजिए। जब आपको कोई जटिल यौगिक मिलता है नाम लिखने के लिए, तो आपको ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, ये क्रम रहेगा। शब्द मूल आपने मान लिया, ये कार्बन की श्रृंखला की कार्बन की संख्या पर निर्भर करेगा, और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो द्वितीयक अनुलग्न के रूप में रहेगा। ईन वायन यहाँ लगेगा, यहाँ पे ईन लगेगा या फिर आयन लगेगा, और इसके बाद मुख्य क्रियात्मक समूह लगेगा। तो देखिए सबसे राइट साइड में रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर सेकेंडरी का उसमें ये रहेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा,
फिर कार्बन की संख्या 12 रहेगा। यदि कोई सेकेंडरी ग्रुप है कोई या कोई और समूह है, एल्किल समूह है, तो वो सबसे पहले लगेंगी। तो इस तरह से इसमें क्या नाम होगा, जो द्वितीयक प्रतिस्थापी है ये कार्बोएथॉक्सी समूह है। कार्बोएथॉक्सी समूह कितने नंबर पर लगा है? 3 नंबर पर लगा था। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कार्बोएथॉक्सी। 4 कार्बन का है, शब्दमूल ये हो जाएगा ब्यूट। चूँकि डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर लगा है तो ये हो जाएगा 2 इन, और लास्ट में ये हो जाएगा OH अम्ल। जी हमेशा नंबर 1 पे रहता है, तो इसमें 1 लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखें तब भी चलेगा। इसका नाम क्या हो सकता है? 3 कार्बोएथॉक्सी ब्यूट 2 इनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इनोइक अम्ल। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ पे इसमें आ रहा है, देखिए एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, एक आपको मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मेथॉक्सी समूह है और एक कीटोन है। अब इनमें देखिए कौन सा बरी है, मुख्य समूह कौन सा है इसमें? तो इसमें मुख्य समूह तो कीटोन है। क्रमांक तो हम कीटोन के हिसाब से देंगे। सबसे लंबी श्रृंखला भी चुनना है हमें, सबसे ज़्यादा समूह भी चुनना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला तो इधर से आएगी, 1 2 3 4 5। 3 पे कीटोन समूह आ गया, 2 पे आपका जी एथॉक्सी समूह आ गया और 4 पे मेथॉक्सी समूह आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपका मुख्य क्रियात्मक समूह तो जी कीटोन हो गया, तो इसका ON सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब कार्बन की संख्या है 5, तो पेंटेन आएगा। अब आपको देखना है मेथॉक्सी एथॉक्सी में कौन पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल क्रम ध्यान में रखना होगा। आपको एथॉक्सी पहले लिखना पड़ेगा, मेथॉक्सी बाद में लिखना पड़ेगा, भले ही उसके नंबर कम या ज़्यादा हो। तो ये जो मेथॉक्सी समूह है बाद में आएगा, एथॉक्सी पहले आएगा। तो ये हो जाएगा 2 एथॉक्सी 4 मेथॉक्सी पेंटेन 3 ON। इसका नाम क्या हो गया? देखिए 2 एथॉक्सी 4 मेथॉक्सी पेंटेन 3 ON। ये वो क्रम आपको ध्यान रखना है। शब्दमूल के बाद अनुलग्न लगेगा, शब्दमूल के पहले जो लगे हैं वो पूर्व लग्न होते हैं। यदि एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हैं तो उनमें फिर वही क्रम ध्यान रखेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको रखेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेकंड जो एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें एक तो हाइड्रोक्सिल समूह है, दूसरा कीटोन समूह है। इसमें कीटोन को वरीयता देंगे, नंबर इसका इधर से भी 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा, तो हम यहाँ से लेंगे क्योंकि दोनों का योग कम रहेगा, इधर से योग ज़्यादा रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी 1 पे लगा है तो 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ON हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें कीटोन एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो जो एल्डिहाइड को वरीयता है क्या हो जाएगा? 2 कीटो प्रोपेनल। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते? अल लगाते, या हम 2 ऑक्सो प्रोपेनल भी इसको नाम देते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिएगा। और अगले भाग में हम फिर बात करेंगे जो साइक्लिक के यौगिक हैं, जो माने एरोमेटिक के यौगिक हैं, उनकी बात करेंगे। और हम कुछ और विशेष स्थितियों की बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल तो हमने दे रखे हैं, लेकिन इसको जो बड़ा हो गया तो विस्तार से इसको बाद में देखेंगे हम। अगले पार्ट में इसको सबको ले लेंगे। ये हमने सारे इसमें दिए हुए हैं, आप यदि पढ़ना चाहो तो पॉज करके इनको देख सकते हो।